हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एफआईआई यहाँ पे लगातार क्यों अपना स्टॉक को सेल कर रही है। तो हम उसको जानने से पहले पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की जो बिहेवियर होती है वो कैसे डेवलप होती है और इतने अलग अलग बिहेवियर्स हमें क्यों देखने को मिलती है जब भी मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। तो आज हम इसे दो पार्ट में समझेंगे। पहला है किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स का मार्केट में आने से पहले का बिहेवियर। तो इसमें बेसिकली उसका बचपन की परवरिश होती है को देखा जाता है और वो किस माहौल में रहा, किस एरिया में रहा, किस कंट्री में रहा, उस टाइम में उस कंट्री की इन्फ्लेशन कैसी थी, उसकी फैमिली में मनी को लेके लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, सेविंग को लेके कैसा रिएक्शन है। तो उससे एक उसकी प्री कंडीशन बनती है माइंडसेट में कि वो फाइनेंस को लेके किस तरह से सोचता है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो मार्केट में कब एंट्री किया है, क्योंकि मार्केट में एंट्री ही सबसे बड़ी डिसाइड करती है कि उस ट्रेडर या इन्वेस्टर का आने वाला फ्यूचर में कैसा बिहेवियर होगा। तो जो लोग 2018 में एंट्री किए होंगे वो लोग आज भी स्मॉल कैप और मिड कैप में बाई करने से डरते होंगे, क्योंकि वो ऐसा दौर दौर था जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी लगातार टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन कर रही थी। और ये काफ़ी पेनफुल होता है कि आपका पोर्टफोलियो को आप हर दिन गिरते हुए देखो। आपको पता है कि आने वाले टाइम पे उठेगी लेकिन फिर भी वो गिर रही है। आपको पता है कि आने वाले टाइम पे फिर गिरेगी और वो सच में गिर रही है। तो वो बहुत बड़ा पेनफुल होता है और रिजल्ट भी अच्छी थी। उसका वजह था कि 2018 में अचानक से काफ़ी रैली आई और उसके बाद में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहा और डीमोनेटाइजेशन भी एक इफेक्ट था। तो थोड़े थोड़े जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे उनमें थोड़ी सी क्राइसिस आई, लेकिन उतनी भी नहीं आई जितना स्टॉक प्राइस ने वहाँ पे रिएक्ट किया। और जो लोग 2020 में कोविड के बाद एंट्री किए होंगे उन्हें तो लगा कि वाह, मार्केट तो एक साइड ही जाएगी, वन साइडेड ही ऊपर जाएगी, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए थे पहले। वो लगातार रैली करना चालू किए। तो जो 2020 में एंट्री किए होंगे उन्हें लगा होगा कि इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें कितने मल्टीपल टाइम उसमें उन्हें रिटर्न भी मिले। लेकिन वही 2018 में जो हिम्मत जो जिन्हें डर लगा होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली आ रही है, वो यहाँ पे इंटर नहीं किए होंगे। और वे वही लोग हैं जो बार बार बोल रहे होंगे कि मार्केट ऊपर गया है, बेच देनी चाहिए, नीचे आएगा तो करेक्ट हो जाएगा, तो ऊपर नहीं लेनी चाहिए, और जब नीचे करेक्ट भी होगा तब भी नहीं लेंगे, उन्हें लगेगा कि फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। आप इंटर कब कर रहे हो? अमेरिकन मार्केट में जब 1910-15 का टाइम था तो वहाँ पे कंज्यूमर बूम था। वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सारे कंज्यूमर आइटम्स जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब बिक रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि सारी कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाएगी। सारे इन्वेस्टर्स भी खुश थे, वहाँ ट्रेडर्स भी खुश थे, क्योंकि कोई भी शेयर आज देखो वो कल उसमें 15%, 20% महीने भर में डबल हो रही थी। तो वहाँ पे लोग उधार ले लेके भी पैसा डाल रहे थे। उन्हें पता था कि ये तो पैसा छापने की मशीन है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 1929 आया, ग्रेट डिप्रेशन, जब सारी इकोनॉमी वहाँ पे सेचुरेट कर गई, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो जो लोग वहाँ पे 1929 में या दो 1926-27 में इंटर किए होंगे, तो आज भी अगर वो जिंदा होते तो बोलते कि स्टॉक मार्केट से बुरी चीज़ कोई है ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कब एंट्री किए हो। मान लीजिए उस टाइम इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे कि 2022 में, तो जो लोग एंट्री किए होंगे 2021 का बूम देख के, तो 2022 में वो टूट गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से, कमोडिटीज़ प्राइस का बढ़ जाने से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहे थे और शेयर काफ़ी टूट गए थे। कुछ कुछ शेयर तो 50-60% तक टूट गए थे। तो ऐसे में पोर्टफोलियो काफ़ी रेट हो जाने से लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो इससे डिसाइड होता है कि आप कब मार्केट में आए हो, तो आपका बिहेवियर उस तरह से उसमें चेंजेज आएगा। जब इन दोनों चीज़ों को हम मिलाते हैं कि आप मार्केट में कब एंट्री किए हो और आपकी बचपन की परवरिश कैसी रही, आपकी सराउंडिंग कैसी है वहाँ पे इकोनॉमी की, तो इन सारी चीज़ों से जो आपकी जो बिहेवियर होगी वो बाकी लोगों से अलग होगी। और इस तरह से इतने सारे लोग जो है यहाँ पे है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, उन सारे लोगों का बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है और यहाँ पे कोई पागल नहीं है, कोई क्रेजी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एक आदमी का जो बिहेवियर है फाइनेंस को लेके वो दूसरे आदमी को गलत लगे, और दूसरे आदमी को यहाँ पे तीसरे आदमी का गलत लगे। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस में कोई भी रूल नहीं है। जैसे फिजिक्स में होता है कि कोई एक सर्टेन लॉ होती है जो सारी चीज़ों को गवर्न करती है, एक सर्टेन फैक्ट होता है। फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी फैक्ट नहीं होता है, जो आपको सही लग रही है वो मुझे सही नहीं लग सकती है। और यही वजह है कि फाइनेंशियल मार्केट में बड़े बड़े लोग, स्मार्ट लोग, जो काफ़ी अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, प्रोफेशन पे हैं, वो भी यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो इतना कम्प्लेक्स बिहेवियर की वजह से आज बहुत तरह के इन्वेस्टर्स हैं। और यही वजह है कि मार्केट में आज लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर एक पॉइंट में कोई ना कोई यहाँ पे बाई करने की सोचता है, उसे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसी पॉइंट में कई सारे ट्रेडर्स उसे सेल करने की सोचते हैं। और इस तरह से हर एक पॉइंट में लिक्विडिटी बनी रहती है। बात सिर्फ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की नहीं है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं,
फिनेंशियल एडवाइजर्स है, उनकी भी बिहेवियर काफ़ी अलग होती है, क्योंकि उन्हें भी जो लगता है कि ये सही है, एक्चुअल में वो बाकी चीज़ों से अलग होती है। तो उन लोगों का भी जो रिएक्शन होता है मार्केट कंडीशन को लेके वो अलग होता है। जैसे अभी एफआईआई लगातार बेच रही है, तो वही लोग जो आज से 10 दिन पहले, 1 महीना पहले बोल रहे थे कि निफ्टी 26,000 से 28,000 चला जाएगा, 30,000 चला जाएगा, ये मेगा बुल रन है, आज वही बोल रहे हैं कि मार्केट अगर 23,000 आया तो ये सपोर्ट लेगी, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और अगर 22,000 आई तो यहाँ तक आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो वो लोग क्या है कि किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, कभी भी वो अलाइन नहीं करते इकोनॉमी के साथ। अगर ऊपर जा रही है तो और ऊपर पोटेंशियल देखेंगे कितना होगा, और अगर नीचे जा रही है तो नीचे का पोटेंशियल देखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि मार्केट कभी भी रेशनल काम नहीं करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, और बड़े बड़े प्रोफेसर्स, मतलब बड़े बड़े लोग, वो सारे लोगों का बिहेवियर क्या होता है कि चीज़ों को वो आगे बना के देखते हैं, उसे वो एक्सटेंड करते हैं, और इसी वजह से मार्केट में या तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं या फिर लॉस होती है। ये कभी भी इकोनॉमी के साथ अलाइन नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों अलाइन हो जाए, परफेक्टली अलाइन हो जाए। जब इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है, तो उस तरह से मार्केट भी 8% से ग्रो करे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है, तो हम अगर इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो 14%, 14-15% की ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर सारे लोग को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे इकोनॉमी 8% बढ़ी है, 14% जाएगी, तो यहाँ पे तो कोई सेलर होगा ही नहीं जब तक कि वो पॉइंट रीच ना हो जाए। तो जब पता है कि 15% की ग्रोथ आएगी किसी भी स्टॉक में ऑन एन एवरेज, अगर हम माने कि वो एकदम परफेक्ट जीडीपी के साथ ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी आएगी नहीं, और अचानक से उस शेयर का प्राइस 1 या 2 दिन में क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद वो जंप कर जाएगा। वहाँ पे लिक्विडिटी होगी नहीं, और जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर ट्रेडर्स नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेडर्स तो प्राइस गैप को ही देख के वो वहाँ पे बाई या सेल करते हैं, और वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वन साइडेड अगर माइंडसेट लोगों का हो, क्योंकि जब क्वार्टर रिजल्ट आएगी तो बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है वो अलाइन हो जाती है, तो वो वहाँ पे देखिएगा वन साइडेड रैली आती है, या तो ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि वही एक पॉइंट होता है जहाँ बहुत सारे लोगों का माइंड एक जैसा मैच करता है। फिर जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट का इफेक्ट खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बिहेवियर में चेंज हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कैंडल स्टिक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसीलिए उसमें चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन भी कॉम्प्लेक्स होते जाता है। तो अगर इकोनॉमी के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाए स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगी ही नहीं, और जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो ट्रेडर्स नहीं रहेंगे, और फिर इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें खरीदने के लिए कोई सेलर चाहिए, और उन्हें सेलर मिलेगी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से 15% पोटेंशियल अपसाइड है, तो कोई वहाँ पे बेचना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है कि अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुल मार्केट हमेशा फास्ट और फ्यूरियस क्यों होता है। लगातार चीज़ें ग्रो कर रही है, मान लीजिए किसी स्टॉक का दाम भी 100 रुपया है, वो 100 से 110 गया, 120 गया, 130 गया, हमें लग रहा है कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, 140 गया, 160 तक चला गया। अब लोगों को लगता है कि यार इतना रैली आ गई है, तो अब तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। फिर वो इतना शार्प करेक्शन होता है, फिर वो वापस से 2 या 3 दिन में 160 से 120 में आ जाती है। तो इतना जो बड़ा करेक्शन होता है, तो अब लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, इसे जाने में 4 महीने में 100 से 160 चला गया, और गिरने में सिर्फ 1 हफ्ता में 160 से 120 आ गया। तो अगर इतना बड़ा करेक्शन होगा तब तो ये और नीचे चला जाएगा, पता नहीं 100 से नीचे चला जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए। तो लोग डर जाते हैं, और जो यहाँ पे वीक हैंड होती है और जो स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वीक हैंड यहाँ से निकल जाते हैं, और वीक हैंड जब निकल जाते हैं तो उस शेयर प्राइस में फिर से धीरे धीरे रैली आती है, और वही 160 का शेयर अब 250 रुपये में ट्रेड कर रही होती है। तो बुल मार्केट में जो करेक्शन है वो हमेशा फास्ट होता है और काफ़ी डेंजरस होता है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाते हैं या जो डरते हैं थोड़ी थोड़ी ये गिरावट से, तो वो लोग यहाँ से बेच के निकल जाएंगे, और वो कभी भी मेगा रैली इंजॉय नहीं करेंगे। तो अभी इंडियन मार्केट अभी गोल्डन डिकेड से गुजर रहा है, यहाँ पे अभी तो बहुत सारा चीज़ें होनी बाकी है। हम चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, और मैं इसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि अभी तो इंडिया की शुरुआत है, अभी तो सारे जगह में, सारे सेक्टर्स में कंपाउंडेड ग्रोथ अभी बाकी है। अभी इतनी ग्रोथ आएगी कि अगर हम सही से सिर्फ सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखें, तो हमें ये जो रिटर्न्स है वो मुझे लगता है कि 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी आने वाले 10 साल में। तो हम दोनों की इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे, और मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि चाइना आखिर ऐसे कैसे बढ़ गया इतने कम टाइम पे, जो अमेरिका 200 साल में अचीव किया, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 15 से 20 साल में अचीव किया। स्टॉक मार्केट में जब भी रैली आती है, तो उसके लिए वजह बनाया जाता है, या फिर वजह जेन्युइन भी होती है, और जब गिरावट होती है तब भी गिरावट की रीज़न होती है। कभी भी स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे आ जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट फैलाई जाती है। पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट कभी नीचे नहीं आती, और जब ऊपर जाती है तो फिर अच्छी सेंटीमेंट होती है, और मार्केट इसी तरह से काम करता है। जैसे अभी एफआईआई लगातार बेच रही है, जबकि अभी अमेरिकन मार्केट में रेपो रेट में कट हुई है, वहाँ पे बॉन्ड से पैसा निकाला जा रहा है, और अभी इक्विटी में डाला जा रहा है, क्योंकि जब भी रेपो रेट में कट होती है तो फिर चीज़ें बदलती है, इक्विटी में अट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि कॉरपोरेट्स
जो बैंक से लोन लेती है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, और फिर जब रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो शेयर प्राइस में ग्रोथ आती है, और जब शेयर प्राइस में ग्रोथ आती है तो फिर लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल रहा है, लेकिन वो इंडियन मार्केट में नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों को लगा कि अगर रेपो रेट में कट आएगी तो आरबीआई भी है रेपो रेट में कट करेगी, और फिर मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और शेयर प्राइस और बूम करेगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टी होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ का बॉन्ड से पैसा तो निकल रहा है, लेकिन वो अब इंडियन मार्केट में नहीं आ रहा है। आ तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से वापस पैसा और निकल रहा है। और ये चीज़ें बताया जा रहा है कि अब ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो लोग चाइना में शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ है उसे लिबरलाइज कर दिया गया है, जो नॉर्म्स कर थे पहले के वो फ्लेक्सिबल कर दिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कैपिटलिस्टिक कंट्री कभी भी कम्युनिस्ट कंट्री पे भरोसा नहीं करेगी। उन्हें पता है कि चीज़ें तुरंत कभी भी बदल सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये र्यूमर फैलाई जा रही है कि हम लोग का अभी मार्केट काफ़ी गर्म, ये हॉट है, काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है, वो लोग यहाँ से निकल के कहीं और जाएंगे। तो ये झूठ मूठ का यहाँ पे र्यूमर फैलाया जा रहा है। लेकिन कई लोग इसे सच भी मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर वो जो अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा सेल किए तो इतना वो नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि अगर वो सेल नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो वीक हैंड है वो निकलेंगे नहीं। और वो सेल ऐसा नहीं कि वन साइडेड करेंगे, क्योंकि वन साइडेड सेल करेंगे तो फिर जो वीक हैंड्स है उन्हें पेन कम होगा। किसी भी आदमी को पेन तब होता है जब उसमें करेक्शन आए, फिर थोड़ी सी रिलीफ रैली आए, फिर थोड़ी सी करेक्शन आए, फिर रिलीफ रैली आए, तो फिर उसमें कभी अच्छा फील हो, फिर बुरा फील हो। जब इस तरह से लगातार होती है तब आदमी टूटता है। तो यहाँ पे वही चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पे सोचिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप एफआईए होते तो आप यहाँ पे कैसे वीक प्लेयर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करते सबसे पहले प्राइस करेक्शन करने की। प्राइस करेक्शन करने के बाद थोड़ी सी रिलीफ रैली रैली लाते, उसके बाद में फिर से अच्छा खासा गिरावट करते। तो यहाँ पे जिग जैग होता है। तो जब जो लोग अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे कम होते हुए देखते, तो एक टाइम में वो टूट जाते, उन्हें लगता है कि पता नहीं और कितना गिरेगा। फिर एक छोटी सी फिर से रिलीफ रैली फिर यहाँ पे निकालते। अगर मैं एफआईए होता तो मैं ऐसा बार बार करने के बाद एक छोटा सा रिलीफ रैली निकालता और कुछ दिन के लिए उसे होल्ड करता। सबको लगता कि यार यहाँ निकल जाओ, पता नहीं यहाँ से भी गिर जाएगा। और एक वही टाइम होता है जहाँ पे सारे शेयर्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कर लिया जाता है। और वहाँ से फिर जो बुल रन आती है वो कई सालों तक आती है, वो फिर ज़्यादा नीचे गिरता नहीं है। तो अभी एफआईआई का एंट्री होना ही है। बस वो चाहते हैं कि यहाँ से वीक प्लेयर निकल जाए, और वो जो वीक प्लेयर निकलेंगे वो धीरे धीरे निकलेंगे, तुरंत नहीं निकलते हैं। उन्हें तोड़ा जाता है मेंटली। और यहाँ पे जो वीक प्लेयर्स होते हैं वो उस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने उधार पे पैसे लेके किया है, क्योंकि उन्हें उधार चुकाना है तो उन्हें तो निकालना ही होगा। दूसरा, वो लोग होते हैं जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, चार्ट पैटर्न समझा नहीं, बस फोमो में चले गए कि यार घुस जाओ नहीं तो पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा। तो जो लोग लालच में आके यहाँ पे एंट्री किए वो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। और जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, उन्हें लगता है कि हम तो फंस गए, यहाँ से निकल जाओ, तो वो लोग फंसते हैं। तो कभी भी बड़े लोग ऊपर में कभी खरीदते नहीं, वो नीचे खरीदते हैं। जब भी यूफोरिया होती है, मार्केट में बुरी कंडीशन होती है, तब वो लोग खरीदते हैं। और हम जो वीक प्लेयर होते हैं वो हाई में खरीदते हैं, क्योंकि न्यूज़ अच्छी नीचे कभी नहीं होती है, वो ऊपर में होती है। अभी मार्केट नीचे है तो यहाँ पे भी न्यूज़ अच्छी नहीं है। और एफआईआई यहाँ पे तब तक बेचेंगे जब तक उन्हें सफिशिएंट शेयर्स ना मिल जाए, या हो सकता है कि उन्हें लगे कि और तो नीचे आएगा नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि हर बार क्वार्टर रिजल्ट खराब होंगे। इस बार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मार्केट ने उससे ज़्यादा रिएक्ट किया है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं, तो उन्हें मजबूरन आना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल किया है एफआईआई ने, जो कि 1,14,000 करोड़ है। फिर भी यहाँ पे मार्केट जो है वो टॉप से सिर्फ और सिर्फ 7.5% गिरी, जबकि कोविड के टाइम पे मार्च में यहाँ पे 23% गिरी थी मार्केट, लगभग लगभग 8,000 के आसपास में आ गया था यहाँ पे जो थी मार्च के टाइम में, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से। लेकिन यहाँ पे एफआईआई ने ज़्यादा यहाँ पे माल नहीं बेचा था, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65,000 बेचा था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये समझने की बात है। जब इन्होंने 65,000 करोड़ का माल बेचा था, उस टाइम पे जो यहाँ पे इंडेक्स था वो करीब 8,000 के आसपास था। और जब इन्होंने अक्टूबर में बेचा तब यहाँ पे इंडेक्स हमें 24,000 के आसपास है। तो यहाँ से 3 गुना है। तो अगर हम 3 गुना है उसको हम अगर अभी के जो 1.1 लाख करोड़ को हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 38,000 करोड़ आ रही है, जो कि एफआईआई के जो सेलिंग डाटा उस मार्च के 2020 के कंपेयर में वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हमें पैनिक नहीं करनी कि इतना ज़्यादा उन्होंने बेचा है, उस इंडेक्स हाई है तब बेचा है ना, तो इतना ज़्यादा इसीलिए इम्पेक्ट नहीं है। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, आज से 10 साल पहले ऐसा था, कोविड से पहले भी, कि एफआईआई जब भी यहाँ पे सेल करते थे तो ब्लड बात हो जाती थी, शेयर इतने पूरे टूट जाते थे कि लोगों का पोर्टफोलियो आधा हो जाता था। लेकिन ये सीन अभी नहीं है। अभी अगर हम
एफआईआई की टोटल होल्डिंग देखें इंडियन मार्केट में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 17.38 है, जबकि डीआईआई और जो एचएनआई और रिटेलर्स है उनका अगर हम ऐड करें तो ये रिटेल शेयर होल्डिंग है एचएनआई और रिटेलर्स की तो 9.62 है, और डीआईआई की 16.23 है, तो ये मोटा मोटी 26% है। तो यहाँ पे एफआईआई सिर्फ 17% है, और जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो 26% है। तो ऐसे में वो कितना भी प्रेशर डाले वो ज़्यादा नहीं डाल सकते। यहाँ पे जो आने वाला टाइम है ये इंडियंस का होगा, यहाँ पे इंडियंस खुद ही अपनी मार्केट को चलाएंगे, एफआईआई को आना ही पड़ेगा। एक बार हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखते हैं, हालांकि मुझे यहाँ पे उतना भरोसा नहीं होता इंडेक्स पे, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले भी करेक्शन हुए हैं, काफ़ी तेज़ी से करेक्शन हुए हैं, जैसे कि इलेक्शन के दिन काफ़ी तेज़ी से नीचे आई, फिर वापस रिकवरी की, उसके बाद फिर से बजट के टाइम पे नीचे आया, फिर रैली किया। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी बुल मार्केट होती है तो उसमें छोटे छोटे करेक्शन आते रहते हैं, और जब करेक्शन आएंगे तो उसमें न्यूज आएगी, बिना न्यूज के वो करेक्ट होगी ही नहीं। तो यहाँ पे जो 7.5% का करेक्शन है ये नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट है। अगर नीचे नहीं आएगी तो फिर प्राइसेस अंडर वैल्यूड कैसे ही होगी, और अंडर वैल्यूड नहीं होगी तो फिर लोग बाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होती है, वोलेटिलिटी होती है, इसलिए तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा बनता है। अगर ये इकोनॉमी के साथ अलाइन हो जाए तो फिर यहाँ पे किसी को रिटर्न नहीं मिलेगा, ना लिक्विडिटी होगी ना ट्रेडर्स होंगे, फिर स्टॉक एक्सचेंज को फिर भी लॉस होने लगेगी, क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी से ही पैसा मिलती है। तो यहाँ पे एफआईआई जो है सिर्फ और सिर्फ डराने का काम कर रही है, यहाँ पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ अमेरिकन स्टॉक मार्केट से ज़्यादा है, फिर भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रही है। तो यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, तो हमें इसे भी जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक रेशनल इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए, या ट्रेडर्स को, कि यहाँ पे ऐसा एज सच कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी सी नीचे आती भी है तो कोई बात नहीं है, होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और होल्ड करने की कैपेसिटी तब आएगी जब आप अच्छे कन्विक्शन के साथ उसे अच्छे रिसर्च के साथ लिए हो। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे नीचे अगर आएगा भी तो एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे 23,000 के आसपास। तो 23,000 तक आना मुझे लगता है, अगर यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करें तो 23,000 तक आने के लिए से बहुत बड़ी रीज़न चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि यहीं से ये कहीं वापस ऊपर ना चला जाए, लेकिन अगर नीचे आती भी है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर इशू है ही नहीं। अगर जितना नीचे यहाँ गिरेगी वो उतनी तेज़ी से ऊपर रिकवर भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े लोग काफ़ी पैसा लगा कर बैठे हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ जो ऑपरेटर्स है वो भी वेट कर रहे हैं कि एफआईआई की सेलिंग कब कम होगी, वो भी पैसिव वे में जितने भी शेयर्स है उसको वो खरीद रहे हैं। अगर हम कुछ दिनों से देखें तो डीआईआई लगातार परचेज कर रही है, लेकिन वो एग्रेसिव वे में नहीं कर रही, पैसिव वे में कर रही। वो नीचे अपना सप्लाई मतलब वहाँ पे डाल के रख देती है कि बाई के लिए इतना क्वांटिटी होनी चाहिए, और जो एफआईआई है वो मार्केट प्राइस पे उसे सेल करते हैं। इसी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शन होती है। तो वो लोग जो होंगे जब यहाँ पे गिरावट थमेगी तो वही लोग उसे काफ़ी फिर ऊपर उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा पैसा फंसा है। वो खुद नहीं चाहेंगे कि उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा लॉस में हो। तो हमें यहाँ पे टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब बड़े लोगों का बड़ा लॉस हो रहा है तो हमें तो सोचनी ही नहीं है, वही लोग होंगे जो यहाँ पे स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो मैं इस टाइम पे बोलूँगा जब प्राइसेस लगातार गिर रही है, पोर्टफोलियो लगातार गिर रही है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कभी गूगल शीट में कैसे पोर्टफोलियो को रखना है, वहाँ पे एंट्री करनी है, उसके बारे में बताऊँगा, ताकि आप बार बार अपना पोर्टफोलियो को ना देखें, और उस ट्रेड शीट से ही आप समझ जाएंगे कि आपका इतना पोर्टफोलियो गिरा। और दिन भर में आप एक बार कभी भी देख लीजिए। और इस बुरे टाइम पे जब भी मार्केट करेक्ट कर रही हो तो आपको इस टाइम पे अच्छे अच्छे किताब पढ़नी चाहिए, जैसे भगवत गीता। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा कि हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, अंदर के जो गट फीलिंग उसको नहीं लाएंगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। थैंक यू।